10 क्लास का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जाना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमने पहले ही लिख रखा है ताकि आपका समय बचे और इसको ध्यान से हम समझा सकें। तो सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का ये कौन सा चैप्टर है? दूसरा चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है आम्ल, भस्म तथा लवण। ये कौन सा क्लास है जी? ये जो हम अभी पढ़ाने जा रहे हैं वो 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ये चैप्टर ही है कौन सा? आम्ल, भस्म और तथा लवण। तथा का हिंदी और भी होता है, ठीक है ना, कहीं और लिखेगा और कहीं तथा लिखता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? आम्ल। आम्ल का इंग्लिश वर्ड क्या होता है? एसिड। क्या होता है? एसिड। तो चलिए पढ़ते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, देखिए जलीय विलयन का मतलब है इसको कहाँ घोल दिया जाए? जल में। इसको कहाँ घोला जाए जी? जल में। किसी भी अम्ल को जब तक जल में नहीं घोलिएगा वो अपना पूरा का पूरा गुण नहीं बताएगा। समझ पा रहे हैं? कोई भी अम्ल हो या कोई भी भस्म हो, जब तक उसको पानी में नहीं घोलिएगा तब तक वो अपना पूरा का पूरा गुण नहीं प्रदर्शित करेगा। समझ में आ रहा है? अगर सूखा है तो प्रदर्शित करने नहीं जा रहा है वो अपना गुण, जब तक उसको जल में नहीं घोलिएगा। तो कोई भी अम्ल हो या भस्म हो वो अपना पूरा का पूरा गुण तभी प्रदर्शित करेगा जब उसको जल में या पानी बोलिए उसमें आप उसको घोलिएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कहता है जलीय विलयन। जलीय विलयन मतलब उसको जल में क्या किया जाए? विलयन का मतलब होता है घोल। क्या होता है जी? इंग्लिश में इसको घोल को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। एक होता है, अब उधर जाएंगे तो अलग चले जाएंगे, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, मिल के बनता है सॉल्यूशन। ठीक है ना? विलायक, विलय, विलयन। आइए बता देते हैं। एक होता है विलय, एक होता है विलायक। क्या होता है? मिल के बनता है विलयन। विलय जो जल में घुल सके उसको क्या बोलेंगे? विलय। जो जल में घुल जाए, जो जल में घुलने वाला हो उसको कहेंगे विलय। जो उसको अपने अंदर घुलाता हो, जो क्या कर उसको उस घुलने वाले पदार्थ को अपने अंदर घुला ले, उसको क्या कहेंगे? विलायक। अब दोनों मिल के क्या बनेगा? विलयन। जैसे हमने विलय के अलावा क्या ले लिया? थोड़ा देर के लिए नमक ले लिए और यहाँ ले लिया हमने पानी। तो नमक घुलेगा कि अपने अंदर किसी को घुलाएगा? नमक अपने अंदर घुलेगा नहीं, बल्कि ये किसी के अंदर जाके घुलेगा। अपने अंदर किसी को घुलाएगा जी? तो इसलिए नमक क्या हो जाएगा हमारा? विलय। पानी, पानी में कोई चीज घुलता है या किसी चीज में पानी घुलता है? पानी में। तो ये विलायक होता है जो अपने अंदर किसी को घुलने दे। ठीक है ना? अपने अंदर किसी को घुलने दे तो पानी क्या हो जाएगा? और जो विलयन बनेगा उस विलयन का क्या कहेंगे? नमक पानी का घोल। क्या कहेंगे? नमक पानी का विलयन भी कह सकते हैं और घोल भी कह सकते हैं। यानी विलयन का वर्ड क्या होता है आप लोग क्या समझेंगे? वो इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या थी? सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। तो चलिए, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या हो? खट्टा। यानी उसको क्या कीजिए? जल में घोल दीजिए और फिर उसको चखिए तो कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। अगर खट्टा लगेगा तो हम क्या कहेंगे? अम्ल है। सर जरूरी है 100 पदार्थ घोलेंगे तभी खट्टा लगेगा? नहीं, कुछ चीज आप खाएंगे तब भी खट्टा लगेगा, क्योंकि आप में मुंह में लार की मात्रा है और लार में भी जल पाया जाता है। जल में घुलेगा तब आपको टेस्ट आएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए, दूसरा क्या होता है? धातु से अब क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कोई भी अम्ल हो वो जैसे धातु से, धातु समझते हैं ना, जो कठोर होता है, जो चमकीला होता है, जो बिजली का सुचालक होता है, बिजली और उष्मा का सुचालक होता है, उसे क्या कहते हैं? धातु। जैसे सोडियम एक धातु है, मैग्नीशियम एक धातु है, एल्युमिनियम एक धातु है। समझ में? कैल्शियम एक धातु है। तो धातुओं की संख्या ज्यादा है और धातुओं की संख्या कम है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे केमिस्ट्री का 7वां चैप्टर आवर्तों का वर्गीकरण, ठीक है ना, तो उसमें जब पढ़ाएंगे तब वहां पढ़ाएंगे कौन सा पदार्थ किससे आता है,
कितने धातु होते हैं, कितने अधातु होते हैं, कौन किस कैटेगरी का है, वहां पढ़ाएंगे। चलिए यहाँ आइए। तो देखिए धातु से अपक्रिया करके अम्ल क्या करता है जी, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जब भी धातु से अम्ल रिएक्शन करेगा, क्या गैस, कौन सी गैस मुक्त करेगा, धातु से जब भी अम्ल अपक्रिया करेगा कौन सा गैस मुक्त करेगा, हाइड्रोजन। हमने यहाँ एक रिएक्शन भी लिख रखा है, Na का मतलब होता है सोडियम, Na का मतलब होता है सोडियम। थोड़ा सा सोडियम के बारे में जान लीजिए जब आ गए हैं सोडियम। तो सोडियम, इसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम। क्या होता है, और इसके लैटिन नाम से ही इसका चिन्ह लिया गया, इसीलिए सोडियम का चिन्ह हम लोग क्या लिखते हैं। और सोडियम का परमाणु संख्या कितना है जी, परमाणु संख्या, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है जी, 11। कितना है, 11। और इसका भार कितना है जी, 23 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट। और ये सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको आप चाकू से काट सकते हैं। जबकि कहा जाता है सभी धातु क्या होते हैं जी, कठोर होते हैं, उसमें चमक होती है, लेकिन सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको आपको क्या करते हैं, और इसको हमेशा मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है। हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अब यहाँ शब्द आया तो जान लीजिए। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको हमेशा मिट्टी तेल में, मिट्टी तेल मतलब किरोसिन ऑयल में डुबा कर रखा जाता है। अगर वो जल के संपर्क में आया, पानी के संपर्क में आया, तो अपने आप जल उठता है। तो इसलिए जितने भी ढोंगी बाबा हैं इसी का इस्तेमाल करते हैं अपने भक्तों को बेवकूफ बनाने में। राख उग लेंगे, उसी में थोड़ा सा सोडियम की मात्रा रख लेंगे, आधा कहेंगे भभूत फेंकेंगे कहाँ, जल में, और जल में तो गया ही भी, सोडियम उसके हाथ में है राख के साथ, तो भी तो गया ना जल में, और वो क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा, जाके जल उठेगा, लोग कहेगा बाबा चमत्कार कर दिए। ठीक है, ये सब चमत्कार वगैरह कुछ नहीं होता है, सब अफवाहें हैं, इस सब चक्कर में मत पड़िए। चलिए, तो सोडियम एक धातु है और HCl क्या है जी, एक अम्ल है। क्या है, एक अम्ल है। तो सोडियम जैसे अम्ल से क्रिया करेगा क्या बना लेगा, HCl, यानी एक लवण बनाएगा। और क्या, यहाँ से देखिए हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। लगभग सभी खनिज अम्ल धातु से क्रिया करके क्या देते हैं जी, जितने भी खनिज अम्ल हैं, जितने भी खनिज अम्ल की संख्या कितनी है, 3। खनिज अम्ल की संख्या कितनी है, 3। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये 3 ही अम्ल है जो खनिज अम्ल है। और वो क्या करते हैं, धातु से क्रिया करके क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। समझ में आ रहा है। तो खनिज अम्ल धातु से क्रिया करके क्या करते हैं जी, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर सकते हैं। देखिए अब ये जो अम्ल शब्द है इसका इंग्लिश क्या है जी, एसिड। क्या है, एसिड। तो सबसे बात करेंगे, ये एसिड जो शब्द है ना किससे बना है, एसिडस से। किससे बना है, एसिडस। और एसिडस जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, लैटिन शब्द है। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा में एसिडस का मतलब होता है क्या, खट्टा। क्या होता है जी, खट्टा। तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज। उसके बाद देखिए हास में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कथी, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन, क्या जी, जलीय विलयन। अभी समझाया ना, जल में घोल देना। जब फास्ट में हम जल में घोलेंगे तो क्या होगा, तो ये समझिए। स्वाद में क्या होता है जी, जब उसका घोल के चखिएगा तो उसका स्वाद क्या आएगा, कड़वा आएगा। कड़वा समझते हैं ना, कड़वा नहीं समझते हैं। करेला कैसा होता है, कड़वा। नीम का पत्ता उसी तरह इसका भी स्वाद हो क्या होगा, कड़वा। वो आपसे पिया ही नहीं जाएगा। आम्ल से अब क्रिया करके जो भस्म है वो किससे अब क्रिया करेगा, आम्ल से। जो अम्ल है किससे अब क्रिया कर ले, भस्म में अब क्रिया कर ले। किससे कर ले, भस्म से अब क्रिया कर ले तो क्या बनाएगा जी, लवण और जल बनाते हैं। या इसके जगह पर, अब क्रिया के जगह पर कहा गया है कि अम्ल भस्म को उदासीन करके लवण तथा जल बना सकते हैं, ऐसा भी लिखा होगा। उदासीन करके, उदासीन का मतलब ही क्या होता है ये समझिए। उदासीन,
उदासीन का मतलब होता है जब वो रिएक्शन करेंगे तो ना अम्ल में ना अम्ल का गुण रहेगा ना भस्म में, दोनों आपस में अपने अपने गुण को खत्म करके किसमें बदल जाएंगे, लवण और जल में। और लवण को जब चखिएगा तो ना उसमें अम्ल का गुण पाया जाएगा ना ही भस्म। हालांकि बना किससे है, अम्ल और भस्म के मिलने से ही बना है, लेकिन जब उसको चखिएगा ना तो उसमें अम्ल का गुण रहेगा और ना ही उसमें भस्म का गुण रहेगा। कहाँ दिखता है जी। अब आइए, हमने कहा था ना खनिज लवण, यहाँ हमने एक सब पढ़े थे, कौन से, खनिज लवण, कौन सा, खनिज अम्ल, सॉरी लवण करें, खनिज अम्ल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कौन सा, मिनरल एसिड। क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। खूब ध्यान से समझिएगा। तो ये इनकी संख्या कितनी होती है जी, मिनरल एसिड यानी खनिज अम्ल की संख्या कितनी होती है, 3। पहला क्या आता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4। क्या होता है, और इसे बैटरी अम्ल भी कहते हैं। कौन सा अम्ल, बैटरी अम्ल, यानी बैटरी के अंदर इसको डाला जाता है। समझ में आ रहा है, क्या होता है, बैटरी अम्ल। दूसरा का ये नाइट्रिक अम्ल, तीसरा का हाइड्रोक्लोरिक। ये जो 3 अम्ल है कौन सा अम्ल है, आय खनिज लवण, ठीक है ना, खनिज अम्ल, सॉरी। इनके याद रखिएगा कौन कौन होते हैं, खनिज अम्ल। आगे समझिए। अब एक आगे आपका टॉपिक पढ़ना है विद्युत अपघटय यानी इलेक्ट्रोलाइट। मतलब विद्युत अपघटय, विद्युत का मतलब हो गया बिजली, अपघटय का मतलब सर क्या समझे हम लोग, तो वैसा पदार्थ या वैसा घोल जिससे बिजली क्या हो, पास आउट कर जाए, यानी पास, समझ में ना, पास आउट समझ ना, उससे प्रवाहित हो जाए। सभी अम्ल दुनिया में जितने हैं वो अम्ल, भस्म तथा लवण के जलीय विलयन, जलीय मतलब समझ में आना ना, उसको जल में घोलेंगे। जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं। संचालन मतलब अपने से प्रवाहित करते हैं, उसको पास आउट होने देते हैं। कौन कौन, अम्ल, भस्म और लवण। इनको जब जल में घोला जाए, कहाँ घोला जाए, जल में, और उसमें करंट प्रवाहित किया जाए तो करंट क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। यानी तो जिससे पास आउट हो जाएगा उन पदार्थ को, वैसे घोल को क्या कहेंगे हम, या वैसे पदार्थ को क्या कहेंगे, विद्युत अपघटय। जैसे HCl, उसके बाद NaOH, NaOH को क्या पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl को क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaCl को क्या पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड। ये एक अम्ल है, ये एक भस्म है और ये एक लवण है। इन तीनों में से किसी को घोलिए जल में और उसमें करंट दीजिए तो करंट क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा, यानी एक छोर से दूसरे जगह करंट चला जाएगा। कारण क्या है, खूब ध्यान से समझिए। कारण है कि ये जल में घुलकर आयनित हो जाते हैं। समझ में क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, आयनित। जल में घुलकर क्या हो जाते हैं जी, आयनित। अपने अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कोई प्लस में टूटता है, कोई माइनस में। जैसे अपने अपने आयन में टूटेंगे, वही आयन इलेक्ट्रॉन को यानी बिजली को पास आउट करने में क्या करता है, मदद करता है, जिसके कारण उनसे बिजली प्रवाहित हो जाए। अगर ये जल में घुल के अपने आयन में नहीं टूटे तो इनसे बिजली प्रवाहित नहीं होगी, और बिजली नहीं प्रवाहित होगी तब क्या कहेंगे, तो इसके लिए हमने आगे लिख रखा है। समझ में आ रहा है। तो इनसे बिजली क्यों प्रवाहित होती है, क्योंकि ये जल में घुलकर अपने आयन में टूट जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। अगर ये आयनित नहीं हो तो इनसे बिजली प्रवाहित नहीं होगी। चलिए दूसरा हमने वर्ड लिख रखा है विद्युत अनअपघटय यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते, उसे विद्युत अनअपघटय कहते हैं। जैसे अल्कोहल, नाम सुने हैं, दारू, अल्कोहल। उसके बाद यूरिया, खाद यूरिया, नाम सुने हैं, यूरिया। उसके बाद ग्लूकोज। इनको जब जल में घोला जाएगा तो इनको जल में घोल दीजिएगा। इनसे सोचिएगा करंट हम प्रवाहित कर जाएं, मतलब करंट भेज दे, तो करंट नहीं पास आउट होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आयन में जल में घुलकर अपने आयन में नहीं टूटेंगे। समझ में आ रहा है, आया समझ में। जो जल में घुलकर अपने आयन में टूटेगा उसी से बिजली पास आउट होगी, उसी से विद्युत संचालित होगी। जो अपने आयन में नहीं टूटेंगे उनसे बिजली प्रवाहित नहीं होगी। समझ। और जिनसे बिजली प्रवाहित नहीं होगी उसको क्या कहेंगे, विद्युत अनअपघटय।
तो किससे किससे बिजली प्रवाहित नहीं होता है? तो अल्कोहल से, यूरिया से और ग्लूकोज से। क्यों? इनसे क्यों नहीं प्रवाहित होता है? क्योंकि यह जल में घुलकर अपने आयन में नहीं टूटते हैं, अपने आयनित नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए इनसे बिजली प्रवाहित नहीं होती है। ये जो है HCl, NOH और NaCl, ये जल में जब घुलते हैं तो इनसे बिजली प्रवाहित हो जाती है, क्योंकि ये अपने जल में घुलकर अपने आयन में टूट जाते हैं। क्लियर? समझ में आया? नहीं आया? अब देखिए आयनन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको आयोनाइजेशन। जल द्वारा, यानी जल में जब घोला जाएगा। विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटय क्या हो जाएगा? कोई पदार्थ होगा ना। विद्युत अपघटय आप किसे कहेंगे? यानी वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर विद्युत को संचालित करते हैं, उसे क्या कहेंगे? विद्युत अपघटय। जस्ट हमने अभी पिछले पेज में पढ़ा है। वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर बिजली को क्या करेंगे? पास आउट करेंगे, संचालित करेंगे, अपने से प्रवाहित करेंगे, उसको वैसे पदार्थ को क्या कहेंगे? तो वही कह रहा है जल द्वारा विद्युत अपघटय। विद्युत अपघटय का मतलब वैसे पदार्थ जिनको जल में घोला जाए, उससे बिजली क्या हो जाए? पास आउट हो जाए, उसको कहेंगे विद्युत अपघटय। का आयनों में विघटन होने की क्रिया को आयनन करते हैं। यानी जैसे जल में हम घोलेंगे, जैसे जल में घोलेंगे, वो अपने आयनों में क्या होगा जी? वैसे पदार्थ जो विद्युत अपघटित। आयन में कौन टूटेगा? कैसे पदार्थ टूटेंगे आयन में? अपने आयन में कैसे पदार्थ टूटेंगे? जो विद्युत अपघटय होंगे, वही अपने आयन में ग्लूकोज को डाल दे, यूरिया को डाल दे और अल्कोहल को डाल दे, तो वो अपने आयन में नहीं टूटे। तो वैसे पदार्थ जो अपने जल में घुलकर अपने आयनों में टूट जाते हैं, उन्हीं को क्या कहेंगे? ये जो टूटने की क्रिया है, उन्हीं को क्या कहेंगे? क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। तो ये जो काम है, वो अपने आयन में जो टूटने का काम है, उसी को क्या कहेंगे? आयनन। जल द्वारा कोई भी पदार्थ हो, वो अपने आयन में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो इस टूटने की क्रिया को क्या कहेंगे हम? आयनन। ठीक है। नोट, बिलियन जितना तनु होगा, आयनन की मात्रा उतना ही अधिक होगी। सर, इस तनु का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट। यानी तनु उसको बोलते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा ज्यादा हो। एक वर्ड आता है इसी से रिलेटेड, सांद्र। क्या आता है? सांद्र। सांद्र में क्या होता है? अम्ल की मात्रा ज्यादा और जल की मात्रा कम, तो क्या बनेगा? सांद्र। लेकिन जब अम्ल की ही मात्रा कम और जल की मात्रा क्या हो जाए? ज्यादा, तो क्या बनेगा? और जितना ज्यादा जल होगा, आयनन की क्रिया क्या होगी? उतना ही अधिक होगी। उसमें आयनन क्या होगा जी? उतना ही। इसलिए कि ज्यादा जल रहेगा ना, तो खूब फैली से आयनित होगा, खूब घुलेगा। अब अम्ल इतना है, इतना पानी उसमें डाल दे तो टूटेगा जी पूरा ठीक से। तो इसीलिए तनु का मतलब क्या समझे? अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे? तनु। सांद्र किसको बोलेंगे? जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा और जल की मात्रा कम, उसको क्या बोलेंगे? सांद्र। तो बिलियन जितना तनु होगा, यानी बिलियन में जितना ज्यादा पानी होगा, उसमें आयनन उतना ही अधिक होगा, यानी उतना ही अच्छे से टूटेंगे उसके आयन। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे एक साइंटिस्ट आए। कौन सा? आर्हेनियस। कौन है? आर्हेनियस। आर्हेनियस ने बहुत सारे रिसर्च किए और उन्होंने अपने अनुसार अम्ल और भस्म की पहचान की कुछ बातें बताई। समझे? कुछ अम्ल और भस्म की कुछ पहचान बताए। इसके द्वारा आर्हेनियस ने बहुत सारे सर्च किए, फिर उन्होंने अपने से अम्ल की परिभाषा दी और अपने से भस्म की परिभाषा दी। उन्होंने बताया कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो अम्ल होगा और ऐसा ऐसा होगा तो भस्म होगा। देखिए अब कारण क्या हुआ, देखिए आगे पढ़ाएंगे हम। देखिए कुछ ऐसे अम्ल होते हैं ना जो स्वाद में खट्टे होंगे लेकिन विषैले होंगे। क्या होंगे जी? आदमी उसको चखेगा वो मर जाएगा। नहीं मरेगा? है? मर जाएगा। तो ये बताइए, अगर आदमी कोई स्वाद चखा वो मर गया, तो हम लोग पता लगा पाएंगे ओकरा से
कि स्वाद कैसा रोलक है, वो तो मर गया। आज जान गंवानी पड़े तो का फायदा ऐसा अम्ल भस्म में हम लोग पहचान करने का। हाँ जी, इसलिए ने आर्हेनियस ने अपने अनुसार अम्ल भस्मी की परिभाषा दी। क्या कहते हैं आर्हेनियस? अम्ल वह पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देता है जी? हाइड्रोजन आयन। और सर हाइड्रोजन आयन को लिखते कैसे है? इसे H और उस पर प्लस देंगे, इसलिए कि हाइड्रोजन जब भी टूटता है अपने प्लस आयन में टूटता है, हाइड्रोजन माइनस में नहीं टूटता है। तो क्या देता है जी? अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसे क्या कहते हैं? अम्ल। जैसे हमने यहाँ लिख रखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, और ये शायद एसेटिक अम्ल है। क्या है? एसेटिक अम्ल। ये 1 2 3 4। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 अम्ल का नाम बताइए तो इनका नाम लिख दीजिएगा। समझ में आ रहा है? किसका किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ये तीनों अम्ल कौन से अम्ल है? खनिज अम्ल है, मालूम है ना। और ये एसेटिक अम्ल, बहुत सारे अम्ल है। अभी तो इतना ही है ना, अभी आगे पढ़िएगा। अभी कई गो अम्ल का नाम सीखे आप लोग? 4 गो। आगे बहुत सारे पढ़ने हैं, खूब ध्यान से समझिए। तो ये है HCl। इसमें क्या घोले हम जी? जल घोल दिए तो एक इसमें टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस। हाइड्रोजन आयन दिया, तो जैसे इसमें हाइड्रोजन आयन देखे तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? हमको नहीं मालूम ये आयन है वाले अम्ल है कि क्या है, लेकिन इसको जैसे हम लोग जल में घोले और उसमें क्या मिल गया हम लोग को? H प्लस आयन, तो एकदम क्या कहेंगे? अम्ल है। फिर इसको घोले, हमको नहीं, हम तो पहले पढ़ लिए तो मालूम, मान लीजिए हमको नहीं मालूम है, और इसको क्या करे? जल में घोले। यहाँ जल दिखे ना, H2O, H2O को जल कहते हैं ना। हाँ, तो ये इसमें टूटेगा तो NHO3 टूटेगा तो क्या होगा? H प्लस आयन और NO3 माइनस। इसमें भी क्या मिल गया हमको? H प्लस आयन। तो आर्हेनियस ने कहा था जैसे हाइड्रोजन आयन मिलेगा हम क्या कह सकते हैं उस पदार्थ को? अम्ल। ये भी क्या हो गया? अम्ल। और H2SO4, इसको जब घोलेंगे जल में तो क्या मिलेगा? H प्लस आयन और SO4 डबल माइनस। क्या है जी? यहाँ डबल माइनस लिखे हैं, और डबल माइनस को ऐसे भी लिख सकता है SO4 डबल में। ऐसे 2 देके माइनस देता है, मतलब क्या हो जाएगा? डबल माइनस। कोई ऐसे भी लिखता है तो क्या है? सही है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये हो जाए H2SO4, ये हाइड्रोजन आयन मिल गया, ये भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अम्ल। आगे आइए। जैसे ये टूटने की क्रिया होगी तो उसमें एक आयन बनता है, एक पदार्थ बनता है। क्या? H3O+। क्या बनता है? इसका नाम बहुत फेमस है, पूछता है इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? हाइड्रोनियम। कौन सा आयन? हाइड्रोनियम आयन। आयन किस में लगाएंगे सर? तो जिसके ऊपर प्लस हो या माइनस हो उसमें क्या शब्द जोड़ेंगे हम? जैसे सोडियम है, ठीक है, तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सिर्फ सोडियम। लेकिन यहाँ ये ने प्लस दे दे तो आप क्या लिखेंगे? सोडियम आयन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सोडियम आयन। समझ में आ रहा है? Cl माइनस हो तो इसको क्या लिखेंगे? क्लोरीन। क्या लिखेंगे? क्लोरीन आयन। प्लस हो या माइनस हो उसके नाम में हम आयन जोड़ देते हैं। अगर ना प्लस हो ना माइनस हो तो आयन नहीं जोड़ेंगे। क्लियर? ये बनता कैसे? जैसे जल में अभी टूटा था ना हाइड्रोजन आयन, H प्लस टूटा है, यहाँ तो पानी में टूटा है तो H प्लस हो गया। अब पानी है हेला, इसके साथ ये रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? H3O+, और इसका नाम हम रख देंगे कौन सा? हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए आर्हेनियस के अनुसार भस्म किसे कहते हैं? तो भस्म वो पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ माइनस है तो आयन जोड़ेंगे, और इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड आयन। यानी भस्म वो पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देगा? OH-। क्या देगा? OH- को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे NOH, OH है, जल में डालेंगे टूटेगा Na+। यहाँ H+ आता तो क्या हो जाता है? ये अम्ल हो जाता। क्या हो जाता? जैसे H+ होता है क्या हो जाता? अम्ल। अब H+ से हमको अम्ल, Na+ नहीं कह रहे हैं, ये आर्हेनियस क्या कहते हैं? H+ दिखना चाहिए तब अम्ल कहेंगे।
तो Na प्लस देंगे तो H थोड़े है जी। तो चलिए हटाइए, यहाँ क्या दिख गया OH माइनस, और RNS कहते हैं जहां OH माइनस दिखे वो क्या हो जाएगा जी भस्म। ये भस्म हो गया। ये भी नहीं मालूम है क्या है, इसको हम जल में घोलेंगे तो K प्लस, यहाँ H प्लस होगा तब ना आयन होगा, तो K प्लस से कोई मतलब नहीं है, तब आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या मिल गया OH माइनस, OH जैसे माइनस मिलेगा ये क्या हो गया जी बस। इसको घोलेंगे जल में घोलेंगे ऐसा मिलेगा, इसमें भी क्या मिल गया ये भी क्या हो गया। अब खूब ध्यान से पूछता है ऑब्जेक्टिव में, बहुत फेमस है। जल में विलय भास्म, विलय अभी पढ़ाया है, जो जल में विला जाए, विलय इसको बोलते हैं जो जल में विला जाए। अगर कोई भस्म है, क्या है जी, अगर कोई भस्म है और जल में घुल जा रहा है, अगर कोई भस्म है और जल में घुल जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, यानी क्षार भी एक तरह का भस्म है, बस वो क्या आ गया पानी में घुल गया है। तो कहने का मतलब जब क्षार वर्ड आए तो ये समझना है कि कहाँ घुल सकता है, कहाँ घुल सकता है, पानी में। तो जो भी यहाँ इसीलिए लिखे हैं जल में विलय भस्म को, यानी जो भस्म कहाँ मिल जाए, जल में मिल जाए, उसको क्या कहेंगे हम, क्षार। पूछता है कि क्षार किसे कहते हैं, तो जो जल में मिल जाए, जो भस्म कहाँ मिल जाए, जल में, उसको क्या कहेंगे, क्षार। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है उदासीनीकरण, इसको हमने पहले भी पढ़ा है, फिर यहाँ मिल रहा है। क्या होता है, अम्ल तथा भस्म आपस में अक्रिया करके, अम्ल और भस्म क्या करेंगे, आपस में जब अक्रिया कर लेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण तथा क्या बनाते हैं जी, लवण तथा जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, ठीक है। और इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण इसलिए इसका नाम रखा है, क्यों नाम रखा गया, क्योंकि देखिए ये भस्म है, सर हम भस्म को पहचानेंगे कैसे, तो जैसे उसमें OH दिख जाए, अम्ल का कोई खास पहचान नहीं है, उसको चखना पड़ेगा या H प्लस आयन, लेकिन भस्म का पहचान है, जहां आपको OH दिखे, OH बस, OH बस, OH बस, जहां OH दिखे वो क्या हो जाएगा भस्म। अम्ल में कुछ दिखे नहीं बता सकते, उनको याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर भस्म का हम रासायनिक सूत्र लिखे तो उसमें जहां दिख जाए क्या OH, तो क्या कह देंगे ये भस्म है। वो हमारा याद होके वो करना चाहे ना याद होके, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो देखिए ये भस्म है और ये क्या है HCl। अभी तो हमने अम्ल पढ़ाया ना, तो ये भस्म है और ये अम्ल है, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो इस लवण में ना अम्ल का ना भस्म का गुण होगा, ना ही अम्ल का गुण होगा, इन दोनों का गुण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये अम्ल और भस्म आपस में क्रिया करके अपने अपने गुण को क्या कर लेते हैं। इसीलिए अगर कहीं अम्ल बढ़ जाता है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए किसको बुलाया जाता है, भस्म का। कहीं भस्म की मात्रा बढ़ी तो उसको कम करने के लिए किसको बुलाएंगे, अम्ल को। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का दुश्मन है, समझ में आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे का, वो उसके गुण को समाप्त कर देगा, वो ना खेले ना खेले देम ले। हाँ, तो ये हो जाएगा उदासीनीकरण। उदासीनीकरण इसलिए कहते हैं ये दोनों का गुण क्या हो जाता है, अम्ल और भस्म में आपस में क्रिया कर दोनों गुण एक दूसरे के गुण को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम रखाया उदासीनीकरण। अब देखिए अम्ल तथा भस्म के गुण, अम्ल में क्या क्या गुण होगा, भस्म में क्या क्या गुण होगा, हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला समझिए, पहला गुण है किसका, अम्ल का। हम लोग पढ़ेगा अम्ल स्वाद में क्या होता है जी, खट्टा होता है। इधर पदार्थ लिखे हैं और इधर पदार्थों में उपस्थित अम्ल लिखे हैं, यानी कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है ये हम लोग पढ़ेंगे। पहला है संतरा, पहला क्या है, संतरा व नींबू का रस। देखिए एक सिट्रस फ्रूट आता है, सिट्रस फ्रूट उसको कहते हैं जिसको निचोड़ने से रस निकले। जैसे संतरा को आप निचोड़िएगा तो रस निकलेगा, नींबू को निचोड़िएगा तो उसमें से रस निकलेगा। तो जिनमें से रस निकलता है ना उसको सिट्रस फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिट्रस फ्रूट, ठीक है। तो उन जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें सब में क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक अम्ल। संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल, तो आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इससे एक ना एक आना है, एकदम तय है। तो सिट्रस अम्ल। सेब खाते हैं आप, तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मौलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, मौलिक। उसी तरह इमली, इमली में कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल। कौन सा, खूब ध्यान, इमली में, इमली आसानी से याद हो सकता है। क्यों,
कि जैसे आप इमली खाते हैं तो आपका दांत टटराने लगता है, मतलब दांत इतना मतलब कमजोर बन जाता है, भात खाइएगा तो नहीं खा पाइएगा, मतलब चावल खाइएगा तो खा सकते हैं जी, नहीं खा सकते, तो दांत आपका टटराने लगता है, तो उसमें कौन सा आम्ल? टार्ट्रिक आम्ल। इमली में कौन सा आम्ल? इमली के खाने से दांत टटराता है ना जी, कटकटाता है जी, तो टटराने लगा तो उसमें कौन सा आम्ल? टार्ट्रिक आम्ल। सिरका में कौन सा आम्ल? एसेटिक आम्ल। कौन सा आम्ल? एसेटिक आम्ल। उसके बाद दही में कौन सा आम्ल? लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक। इधर आमाशय रस यानी पेट में जो रस पाया जाता है उसमें कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो हम लोग पढ़े हैं। चाय में कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाएगा जी? टैनिक अम्ल। विटामिन सी में एस्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी में कौन सा अम्ल? एस्कार्बिक अम्ल। और लाल चींटी, इसमें कौन सा पाया जाता है? लाल चींटी में समझ लीजिए बिरनी, हड्डा, बुझे तो सब, मधुमक्खी, इसारे, चींटी, ये सब इसी में आते हैं। और इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। देखिए ये फार्मिक अम्ल बना कहाँ से? फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब होता है कौन चीज? चींटी सबसे पहले कहाँ पाई गई? जंगल में। कहाँ पाई गई? आज भी जाएगा तो चींटी की बड़ी बड़ी अपनी महल खड़ा की रहती है, सब की रहती है ना जी, तो चींटी कहाँ पाई गई? जंगल में। और फॉरेस्ट से ही बना है कौन सा? फार्मिक अम्ल। चींटी में कौन सा अम्ल? चींटी कहाँ पाई जाती है? फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट मतलब उसी से बना है फार्मिक। समझ में आ रहा है? तो जितना हाटा बिंडी सब काटता है उसमें कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। लगता है बिस्बिसाने, इसमें अम्ल पाया जाता है। अगर समाप्त करना है तो क्या ला देंगे? जैसे उस पर कोई भस्म रगड़ लीजिएगा उसका असर क्या हो जाएगा? खत्म। इसमें कोई भस्म रगड़िएगा उसका असर क्या हो जाएगा? खत्म। देखिए यहाँ लिखे हैं सिट्रस फ्रूट, जो हमने पढ़ा है। सिट्रस फ्रूट में कौन कौन आता है? नींबू, संतरा और कच्चे अंगूर। इसको निचोड़िएगा तो इसमें से रस निकलेगा, तो जिसमें से रस निकलता है उसको कौन सा फल बोलेंगे? सिट्रस फ्रूट। देखिए 6 से 8% अगर एसिटिक अम्ल हो, क्या हो? 6 से अगर 8% एसिटिक अम्ल हो तो उसको क्या कहेंगे? इंग्लिश में इसको विनेगर बोलते हैं। खाना बनाने में डाला जाता है। समझ में आया क्या होता है? खाना वाना बनाने में डाला जाता है विनेगर। नींबू के जगह पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। नींबू जब नहीं मिलता है ओरिजिनल नींबू, तो ब्याह शादी में जो भी बावर्ची आते हैं खाना बनाने के लिए, वो आपको विनेगर लिखाएंगे, यानी एक सिरका लिखाएंगे। बोतल होती है, एकदम खाइएगा तो नींबू का स्वाद आएगा, लगेगा कि आप नींबू ही खा रहे हैं, लेकिन रियल में वो नींबू है नहीं, उसका स्वाद मिलता है। समझ में आ रहा है? तो आज का क्लास यही।